नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए उपयोगी जिन वीडियोज को लेकर आ रहा था उसी श्रृंखला में आज एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने पिछले वीडियोज में वर्ब के बारे में आपको पढ़ाया था और वर्ब के बारे में हमने जब पढ़ाया तो उसके काइंड्स के बारे में मैंने पढ़ाया था और हमने आपको बताया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ब के कुछ प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें हमने फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में उस वीडियो में नहीं बताया तो आज उसी वीडियो को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे फाइनाइट वर्ब और इनफिनिटिव। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा या हमारे और वीडियोज को आपने नहीं देखा तो आप कृपया मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर पर जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आपको वह वीडियोज पसंद आते हैं, आपको लाभकारी लगते हैं, तो आप उसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसे अपने दोस्तों को भी शेयर करने से पीछे ना हटिएगा। तो आइए आज हम देखते हैं वर्ब। और हमने आपको बताया कि वर्ब, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और हमने वहां आपको पढ़ाया भी था कि वर्ब के कुछ प्रकार, जैसे हमने आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था, रेगुलर वर्ब पढ़ाया था और इरेगुलर वर्ब पढ़ाया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। इनफाइनाइट वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट यानी इनफाइनाइट वर्ब की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब, जब हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इनको अब हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब जब बात करेंगे और फाइनाइट वर्ब को जब हम पढ़ेंगे तो हम सिंपली सी बात है, वर्ब हमने आपको बताया था कि कोई भी वाक्य हो बिना वर्ब के वो वाक्य नहीं बन सकता। इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक वर्ब होता है। बिना वर्ब के हम किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा ये शरीर हो और इसमें जान ना हो तो यह शरीर निष्क्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब कि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं यहां ही सिंग्स और सॉन्ग। ठीक है, तो हमने लिखा ही सिंग्स और सॉन्ग। अब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और सिंग वर्ब हो गया। तो हमें पढ़ना है फाइनाइट वर्ब और हमने आपको बताया फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट यानी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सबसे प्राथमिकता हमें देनी है फाइनाइट वर्ब। तो आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होते हैं जिन पर कर्ता का प्रभाव होता है, जिस पर कर्ता शासन करे, वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। यानी जो कर्ता से प्रभावित हो, जो वर्ब कर्ता से प्रभावित होगा वो फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ही सिंग्स ए सॉन्ग, राम इज वॉकिंग, मोहन इज स्मोकिंग, शी वाज डांसिंग। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि कर्ता के बाद हमारा जो वर्ब आ रहा है वो क्या हो रहा है, फाइनाइट वर्ब है। यानी अब एक चीज स्पष्ट होता है वाक्य से कि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ब होंगे यदि वह कर्ता के बाद आते हैं तो सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब होंगे।
ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब होगा। अब बात आप करोगे कि ही जहां आया यहाँ वाज आया, अरे ये तो हेल्पिंग है, असिस्टेंट है वर्ब का, जो वर्ब की सहायता कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब तो हमारा ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब वह है जो जिस पर क्या करता है, कर्ता का शासन होता है, जो कर्ता से प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित होते हैं का मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं प्रभावित कैसे होंगे। ठीक है, हमने लिखा है ही सिंग्स ए सॉन्ग, क्या करिएगा। ठीक है, यहां हम ही लिख रहे हैं और यहां सिंग्स लिख रहे हैं, यानी अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब की फॉर्म को क्या कर रहे हैं, V5 कर रहे हैं, यानी वर्ब की फॉर्म में यस या यस जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी का नंबर और पर्सन चेंज कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ ही था और यहाँ क्या है, सिंग्स है। अगर ही को हम यहाँ बी कर दें तो हमारा सिंग्स क्या हो जाएगा, तो हमारा सिंग्स हो जाएगा सिंग और सॉन्ग। ठीक है, तो हमारा जब हमारे कर्ता का नंबर और पर्सन चेंज हुआ तो हमारा वर्ब भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होते हैं जो कर्ता से प्रभावित होते हैं, यानी यदि कर्ता के नंबर और पर्सन में परिवर्तन हो जाए तो फाइनाइट वर्ब के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब और बात करते हैं। हमने लिखा है यहां बी, या एक बार और बढ़ाते हैं, हम लिख रहे हैं ही गोज टू मार्केट। ओके, मिटा दें, फिर से लिख दें, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, अब यहां हमारा गोज है, अगर हम इसके टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, यानी वह बाजार जाता है, ये वाक्य हमारा है, वह बाजार जाता है। ठीक है, अब यहां हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसके टेंस को हम परिवर्तित करके पास्ट कर दें, यानी वह बाजार गया कर दिए, यानी हमने टेंस को चेंज किया और इस टेंस को हमने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया, तो हमारे वर्ब के रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, हमने देखा, फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब वह होते हैं जो कर्ता से प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कर्ता का प्रभाव जब क्रिया पर पड़े तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, और यदि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर ना पड़े तो वह क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अंडरस्टैंड। और एक चीज हमने सबसे बड़ी बात बताई कि फाइनाइट वर्ब हमेशा कर्ता के बाद यूज किया जाएगा, कर्ता के पास रखा जाएगा। जो वर्ब कर्ता के पास होगा वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। अगर कर्ता से दूरी बना है तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता। और फिर हमने बताया आपको कि यदि कर्ता के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में परिवर्तन कर देते हैं तो फाइनाइट वर्ब के रूप में भी परिवर्तन होता है। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पूर्ण रूप से पड़ता है, और कर्ता का प्रभाव यदि क्रिया पर पूर्ण रूप से पड़ता है तो वह क्रिया फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो नंबर एक बात, अगर हमने सब्जेक्ट का क्या किया, नंबर और पर्सन चेंज कर दिया तो वर्ब के रूप में भी क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। दूसरी बात, यदि हम वर्ब के वाक्य के टेंस में परिवर्तन करते हैं तो वर्ब के रूप में भी परिवर्तन होता है। इस बात से यह स्पष्ट हो गई कि फाइनाइट वर्ब वह होते हैं जिनका
सीधा तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जिन पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज समझ में आया, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, यानी वह वर्ब जो कर्ता से प्रभावित हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, वह वर्ब जो कर्ता के पास हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे। हमने आपको बताया कि जो वर्ब कर्ता के पास होता है वो वर्ब क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम लिख दिए यहां ही गोज टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, हम अब यहां लिख रहे हैं ही गोज टू आगरा टू सी द ताज। तो अब हमारा ही सब्जेक्ट हुआ और गोज क्या वर्ब है। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं गोज देख रहे हैं और सी देख रहे हैं, यहां यानी क्या हुआ, दो वर्ब आया। लेकिन हमने आपको स्पष्ट तौर पे बताया है कि जो वर्ब कर्ता के पास होगा, कर्ता के नजदीक होगा, वो वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और अगर कर्ता के बाद एक वर्ब आया, उसके बाद वाक्य में कोई वर्ब आया हो तो वो वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी को अगर हम चेंज कर दें तो ही इज, अगर हम इसको लिख दें ही इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। तो आप देख रहे हो कि हमने टेंस में परिवर्तन किया तो वर्ब के रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलो और आगे देखते हैं। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अभी हमने देखा कि हमने गोज को, गोइंग को वेंट किया। ठीक है, यहां तो हमने रूप में परिवर्तन देख लिया, लेकिन ये वैसा का वैसा ही है। चलो और देखते हैं। ठीक, अब यहां हम देख रहे हैं कि हमने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में परिवर्तन किया तो हमारे वर्ब के रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब स्पष्ट तौर पर ये बात समझ में आ गई कि जो वर्ब कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाए वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। जो वर्ब वाक्य के टेंस के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन लाए वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और जिस वर्ब में कोई परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। तो एक चीज तो यहां हमें समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आइए चलिए अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि वर्ब, और वर्ब को हमने पार्ट किया। यहां हमने क्या, फाइनाइट वर्ब, और यहां इनफाइनाइट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब क्या हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने वाक्य लिखा था, ही गोज टू मार्केट, करते हैं हम टू बाय फ्रूट्स। ओके, अब यहां हम देख रहे हैं कि ये गोज हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V5 है। ठीक है, ओके, और यहां टू बाय आया है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, यानी इनफिनिटिव है। अब फाइनाइट वर्ब की परिभाषा तो हमने देख ली थी, अब बात करते हैं इनफिनिटिव की। तो हमने आपको
फाइनाइट वर्ब की परिभाषा बताई थी और सेम उसी वर्ड को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, हमारा इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब का परिभाषा बन जाएगा। हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब वह है जिन पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, जो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, जो वाक्य के टेंस के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। अब बात करेंगे नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव का, तो सेम उसी का अपोजिट लेके आते हैं वह वर्ब, वह शब्द जो वर्ब से तो बनते हैं लेकिन वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करते, वह क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटिव कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ब पर वाक्य के कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह वाक्य के टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ नॉन फाइनाइट का परिभाषा यानी इन्फिनिटिव की परिभाषा स्पष्ट हुई कि वह वर्ब जो वाक्य कर्ता से प्रभावित ना हो, वाक्य के कर्ता के नंबर और पर्सन से प्रभावित ना हो, नॉन फाइनाइट्स कहलाते हैं, इन्फिनिटिव कहलाते हैं। वह वर्ब जिन पर वाक्य टेंस का कोई प्रभाव ना पड़े, इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था, हम यही लिख दें, ही वेंट। तो हमने देखो यहां ये तो अंतर हुआ, यही फिर हम लिख देते हैं अब देखिए हम सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में परिवर्तन किए और वर्ब में हमारे परिवर्तन हो गया, जबकि टू बाय यहां भी है, टू बाय यहां भी है, टू बाय यहां भी है, यानी इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं देखे। तो कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि फाइनाइट वर्ब यानी डिक्शनरी के जितने भी वर्ब होंगे वो सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब होंगे, और ऐसे वर्ब हमेशा वाक्य कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तित होंगे, वाक्य टेंस के आधार पर परिवर्तित होंगे। ठीक है, और जिन वर्ब पर वाक्य कर्ता के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या वाक्य टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वर्ब क्या कहलाते हैं? नॉन फाइनाइट्स कहलाते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट्स की। तो जब इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो इन्फिनिटिव भी हमारा कितने रूप में होता है? 3 रूपों में होता है। नंबर 1 इन्फिनिटिव और दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये हमारे 3 हुए, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव हमेशा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। ठीक है, यानी जब कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लिखा देखेंगे तो हमें मान लेंगे कि वो इन्फिनिटिव हैं। अंडरस्टैंड? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कहने का मतलब टू गो, टू बाय, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं जीरंड। तो जीरंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल
वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमारे दिमाग में क्वेश्चन कर रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीरंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? आप एकदम स्पष्ट रहिए, एकदम बिंदास रहिए, आपको हम पूरी तरह से समझाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। आप ये देखते ही पहचानेंगे कि ये पार्टिसिपल और ये जीरंड है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बात करते हैं हम जीरंड की और प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली बात तो आती है भैया ये भी वर्ब से तो बनते हैं, तो फिर वर्ब काहे नहीं है? आखिर क्या बात है कि ये वर्ब नहीं है, जबकि दिखाई देता है। हमने लिखा V+1 ING यानी V4, हमने यहाँ लिखा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब से ही बने हैं। तो भैया ये जरूरी नहीं कि जो वर्ब से बने वो वर्ब का ही कार्य करे। ठीक है, कई ऐसी चीजें होती हैं जो बनते हैं किसी और चीज से और कार्य किसी और का करते हैं। तो यहाँ आपको हम बता दें कि जीरंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनते हैं, लेकिन वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करते। तो फिर वाक्य में किसका कार्य करते हैं? तो हम आपको बता दें कि जीरंड हमेशा किसका कार्य करते हैं? नाउन का कार्य करते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरंड हमेशा नाउन का कार्य करते हैं, चाहे सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएं या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएं। यानी कहने को हम कह सकते हैं कि जीरंड इज यूज्ड as a subject or as a object in a sentence। ठीक है, gerund used as a subject or as a object in a sentence, और किस रूप में? नाउन के रूप में। अंडरस्टैंड? चलिए हम समझाते हैं कैसे। ठीक है, हम लिखते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सी हमारा सब्जेक्ट है और ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, जबकि सिंगिंग हमारा वर्ब है। ठीक है, यानी शी सब्जेक्ट है और हमें क्या करना है? हमने आपको बताया कि जीरंड किसके रूप में आता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो हम पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता तो यानी कहने का मतलब यहां आना चाहिए इसे, और अगर ये यहां आया तो ये वर्ब तो नहीं हो सकता ना। तब तो अगर ये सी के स्थान पे यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है ये, तो ये वर्ब तो नहीं हो सकता। यही बात है, यही समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम जीरंड के रूप में करते हैं, और जब जीरंड के रूप में हम उसे करेंगे तो वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करेगा, फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करेगा, बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब का कार्य करेगा। और जब नॉन फाइनाइट वर्ब का कार्य करेगा तो वो वर्ब तो नहीं हो सकता बल्कि सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हमें नाउन या प्रोनाउन के रूप में आते हैं। तो हम नाउन यानी हम यहां कह सकते हैं कि जीरंड का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं। तो चलिए अब अगर हम यहां लिख रहे हैं सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग इज अ गुड हैबिट। अब आप देखोगे कि सिंगिंग क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में आया। ठीक है, जबकि यहां हम देख रहे थे शी सब्जेक्ट है और शी के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया? सिंगिंग का प्रयोग किया। और जब शी के स्थान पे सिंगिंग का प्रयोग किया तो कहने का मतलब किसके स्थान पे आया? सब्जेक्ट के स्थान पर आया, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो ये वर्ब का कार्य तो नहीं कर सकता, और जब ये वर्ब का कार्य नहीं कर सकता तो ये किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट ग्रुप में हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये सिंगिंग क्या हुआ? नाउन हुआ, यानी जीरंड जो हमने यूज किया ये किस रूप में यूज किया? नाउन के रूप में यूज किया। ठीक है,
समझ में आया? तो हमने आपको बताया कि नाउन का यानी जिरंड का प्रयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए हम देखते हैं। हमने यहां लिखा था सी सिंगिंग, चलिए हम सी को यहां रखते हैं। ठीक है, वह गाना गाती है, वह गाना गा रही है। फिर हमने लिखा सिंगिंग इज ए गुड हैबिट, गाना गाना अच्छी आदत है। अब फिर हम देखते हैं कि हमने यहां सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था, अब इसी वर्ड को हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आना है। तो हम क्या लिखेंगे? शी लाइक्स सिंगिंग। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, शी हमारा सब्जेक्ट हुआ, लाइक्स हमारा वर्ब हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना। और अगर ऑब्जेक्ट हुआ और यहां हम देख रहे हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम कर रहे हैं, और फोर्थ फॉर्म का यूज करने का मतलब क्या हुआ? जिरंड का यूज कर रहे हैं। अब किस रूप में कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? शी लाइक्स सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है। ठीक है, शी लाइक्स सिंगिंग, शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स ईटिंग, कुछ भी आप कहिए, क्या हुआ? जिरंड का यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको जिरंड समझ में आया? घबराइए मत, अभी तो हम यहां आपको वर्ब के काइंड्स में लेके आए हैं। अभी जिरंड के लिए हम आपको एक पूरा का पूरा वीडियो देंगे और स्पष्ट कर देंगे कि जिरंड क्या होता है। आप एकदम बेफिक्र होकर विद कॉन्फिडेंस किसी से कह सकते हैं कि जिरंड मेरे लिए कुछ नहीं है, जिरंड बिल्कुल इजी है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। जिरंड का वीडियो आपको पूरी डिफिनेशन के साथ पूरे विस्तारित रूप में हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहां कि क्या हुआ? हम जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। और हमने बताया कि जिरंड हमेशा किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। और एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें कि हिंदी में अर्थ व्यक्त करते समय जिरंड के अंत में हमेशा नानी ने ही आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जिरंड का यूज करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में करें या ऑब्जेक्ट के रूप में करें, हमेशा नानी ने ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। इस बात का कमांड रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हमने जिरंड का तो यूज देखा और हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। अब अगर जिरंड नाउन का कार्य करते हैं तो पार्टिसिपल किसका कार्य करते हैं? बात ये आई अब कि जिरंड हमने बता दिया कि नाउन का कार्य करते हैं, तो हमारे ये पार्टिसिपल किसके कार्य करते हैं? ये तो नाउन का कार्य नहीं कर सकते। अगर ये नाउन है और यहां भी ये नाउन का कार्य करेगा तो अंतर क्या रह गया? तो आइए अब इसको हम देखते हैं कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है। जिरंड का हमने आपको बता दिया कि नाउन का कार्य करता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका कार्य करता है? आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, जिरंड हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं, यानी कहने का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और किसका कार्य करते हैं? नाउन का कार्य करते हैं। और किसके रूप में भी आ सकते हैं? ये सब्जेक्ट के भी रूप में आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी रूप में आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पार्टिसिपल। हमने यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लिखा, लेकिन बात करते हैं पूरे पार्टिसिपल की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। और हमने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये भी V1 प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनते हैं। लेकिन ये वाक्य में नाउन या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य नहीं करते, बल्कि किसका कार्य करते हैं? एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जब ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं तो कहने का मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते होंगे? विशेषता बतलाते होंगे। ठीक है, तो अब दोनों में अंतर एक चीज समझ में आ रहा कि हमने जिरंड को देखा कि वो नाउन का कार्य करता है।
ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि दोनों का रूप एक है, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या जीरंड हो। इसलिए हम दोनों को स्पष्ट करना चाहते हैं, दोनों को आपको क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि आप स्पष्ट जान लीजिए कि पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और जीरंड क्या है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो हमने आपको जैसे लिखा, हमने यहां लिखा वॉकिंग इज गुड। चलिए आगे जोड़ दें, हम एक्सरसाइज कर दें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वॉकिंग टहल ना, हमने आपको बताया था ना कि जीरंड के अंत में हमेशा क्या आता है, ना आता है, तो टहलना, टहलना आया, तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, जीरंड के रूप में यूज किया। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में अगर हम यूज करें तो हम क्या लिखें, चलिए देखते हैं। आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, लायन, आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा। बीच में देखो हमने गैप किया है और आपको पता है कि अगर एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और क्या व्यक्त करता है, उसकी विशेषता व्यक्त करता है। और उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, कैसा से प्रश्न करने से ज्ञात करते हैं। तो मैंने कैसा शेर देखा, रोरिंग, कैसा देखा, दहाड़ता हुआ। मिला, किसके साथ यूज किया, लायन, लायन क्या है, नाउन, और नाउन के पहले हमने क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये आईएनजी यूज हुआ है, ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा वर्ब क्या है, शा। ठीक है, वर्ब क्या है, शा, ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब, जबकि रोर से बना है रोरिंग, ये क्या हुआ, वर्ब से ही बना है, लेकिन वर्ब का कार्य तो नहीं कर रहा है ना, किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और जब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो ये किस रूप में यूज हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ। समझ में आया। इसी तरह हम तमाम वर्ड्स को कह सकते हैं, आई सा अ क्राइंग बॉय ऑन द रोड, मैंने सड़क पर क्या देखा, चिल्लाता हुआ रोता हुआ लड़का देखा। कैसा देखा, रोता हुआ लड़का देखा। तो एक चीज समझ में आ गया, क्योंकि जबकि देखो तो फाइनाइट वर्ब तो हमारा सा है ना, और क्राई से बना हमारा क्राइंग, और ये क्राइंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी ना परेशान होइए, ग्रामर को हम आपके लिए इतना इजी कर देंगे कि आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, आप बेफिक्र होकर ग्रामर के क्वेश्चंस को आसानी से करके आएंगे, विद कॉन्फिडेंस करके आएंगे, मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो अभी हम और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने आपको यहां फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट यानी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया, जबकि भी हम देख रहे हैं जीरान, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। इसके लिए हम आपके लिए अलग अलग वीडियो विस्तारित रूप में लेके आएंगे, और एक एग्जाम्पल नहीं, जितने एग्जाम्पल्स आप चाहोगे उतने एग्जाम्पल्स हम यूज करके आपको समझाएंगे, तब तक समझाएंगे जब तक आपको पूरी तरह से समझ नहीं आ जाता। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो आज हमने आपको बताया कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो आपके लिए जीरंड लेके आएंगे, जिसमें हम आपको जीरंड को विस्तारित रूप से समझाएंगे कि किस वर्ड के साथ कैसे जीरंड का यूज करते हैं, कब हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और आप विद कॉन्फिडेंस, आप फुल कॉन्फिडेंस में कोई भी एग्जाम में जाओगे और उसे
बीट करके आओगे। जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के लिए आप बेफिक्र रहिएगा। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का सारा जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी इंग्लिश तैयार कराऊंगा, ये मेरा दावा है। बट आप मेरे वीडियोज को कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर ये वीडियोज आपको लाभकारी और आपको उपयोगी लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छे हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आज के वीडियो में हम बस इतना ही आपको समझा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।